Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Curious Classroom. I hope you're doing well and I hope you're preparing really well for your June attempt of 2024. So उसी preparation को supplement करने के लिए I have brought to you a new series that is previous year questions December attempt के, right? तो your exam is near, तो इस टाइम पर हम जितने भी दिसंबर के 2023 में जितनी भी शिफ्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में ऐसे सेशंस आते रहेंगे, राइट? सो दिस इज कंसर्न्ड विद पेपर नंबर 1। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो सीरीज में जो फर्स्ट हमारा ये वाला जो सेशन है, यहाँ पर विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, राइट? 5 questions, 5 from teaching, 5 from research and 5 for communication, right? So I hope you're ready. Let's get started. हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, have a look. The organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as. यहाँ पर बात हो रही है इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज की, ठीक है, जिसको हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं और जिसकी मदद से हम नई इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्या इस प्रोसेस को स्कीमास नहीं कहते? आइए इसकी एक बार मैं डेफिनेशन अच्छे से समझाती हूँ। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है। एक सिंपल लैंग्वेज में स्कीमा क्या होते हैं, हमारे जो माइंड में सेट ऑफ आइडियाज होते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सेट ऑफ आइडियाज। यहाँ पर कॉग्निटिव वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ये माइंड से रिलेटेड है। अब ये जो स्कीमास हमारे माइंड में बने होते हैं, ये सेट ऑफ आइडियाज जो बने होते हैं, ये हमें मदद करते हैं टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस हैं, उसको इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ हमें समझ आ गई। लेकिन अब इसका एक बोनस चीज, स्कीमा के साथ साथ देर आर 2 more वर्ड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पिछले जून अटेम्प्ट में पूछा गया था, जून 2023 के। आई होप सभी को पता है ये 2 वर्ड्स, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्विकली रिवाइज करते हैं। एसिमिलेशन करना मतलब रिलेट करना, ठीक है। आपका जो प्रीवियस स्कीमा है, ठीक है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो आपकी मेमोरी में, माइंड में स्टोर है, ठीक है, उससे रिलेट करके, उसको रिकॉल करके आप इंफॉर्मेशन को, सामने जो चीज़ हो रही है उसको क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, अगर एक बच्चे को पता है कि 4 पैर वाला जानवर डॉगी है, ठीक है, राइट, तो उसने रास्ते पे चलता कोई भी 4 लेग पेट आ गया, उसने कहा कि अरे ये तो डॉगी है, ठीक है, राइट। सो व्हाट ही डिड, ही यूज द प्रीवियस इंफॉर्मेशन इन हिज माइंड टू से कि ये जो 4 पैर वाला जानवर है, दिस इज डॉगी। यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन अ चाइल्ड फर्स्ट सीज अ डाल्मेशियन डॉग, द चाइल्ड विल इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हिज एग्जिस्टिंग, वही प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेस पर, और उसको डॉगी लेबल कर देगा। ठीक है, लेकिन अब सेकेंड चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर वो कैट निकले, अगर वो डॉगी ना हो, वो कैट हो, ठीक है, और वो उसको भी 4 पैर वाला जानवर कह दे, ठीक है, तो उस केस में उसके फादर या मदर उसको करेक्ट करेंगे कि नहीं बेटा, दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज अ कैट, राइट। तो उसके माइंड में क्या होगा, ये एक नई इंफॉर्मेशन आ गई, राइट। तो इस केस में ये जो कैट वाली इंफॉर्मेशन होगी, उसको वो क्या करेगा, वो एक नई इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा अपने माइंड में। कैट का एक अलग स्कीमा जो है उसके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको अकोमोडेशन कहते हैं, राइट। जब आप ऑल्टर करते हो इंफॉर्मेशन को जो ऑलरेडी माइंड में है, टू क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसका सही आंसर है स्कीमा। चंक्स नहीं होगा, चंक्स क्यों नहीं होगा? चंक्स इज बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को बांटना, चंक्स में, ठीक है। तो ये आपका सूटेबल आंसर नहीं होगा, स्कीमास विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेडागोजी के रिलेटेड उसके कंपोनेंट्स पूछे गए. नाउ व्हेन आई हैव रिसर्च ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे एक पीडीएफ मिला. ठीक है, उस पीडीएफ में एज इट इज उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस फ्लो चार्ट में कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस. आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन डिवाइसेस एंड कंटेंट एनालिसिस. ठीक है, अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देखिए उन्होंने कहा है कि जब भी आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन डिवाइसेस, इसके बेस पे प्लस वैसे भी अगर हम ऑप्शंस पढ़ें तो यस ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है. आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस से इस चीज़ को पढ़ा रहे हो. टीचिंग मेथड्स, कंटेंट एनालिसिस पढ़ाना क्या है, एंड इवैल्यूएशन डिवाइसेस. तो आपका ये जो all the four options is the right answer. If you need this PDF of pedagogy wali, तो let me know, I'll share it in the Telegram channel. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड पर क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 सेज कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है कि जहाँ पर टीचर गिव अप कर देता है अपना ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है. अगर आपने टीचर सेंटर्ड लर्निंग को बहुत अच्छे से समझाओ तो आप मुझे इमीडिएटली कहोगे कि यहाँ पर टीचर गिव अप नहीं करता अपना ट्रेडिशनल रोल डिसीजन मेकिंग, वो उसको टेक अप करता है. राइट. एंड सेकेंड पॉइंट, टीचर एक्ट एज अ रेगुलेटर, टीचर फैसिलिटेटर नहीं होता. राइट. टीचर इज इन द फ्रंट सीट. राइट. शी इज द वन हु इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू उसके कंटेंट से लेके इवैल्यूएशन से लेके ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये टीचर सेंटर्ड की बात नहीं कर रहा, ये स्टूडेंट सेंटर्ड की बात कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन लर्नर सेंटर टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन. राइट. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आगे लाने की बात हो रही है. ठीक है, स्टूडेंट की नज़रों से देखा जाता है. ठीक है, हम अगर किसी की नज़र से उसके जगह अपने आप को रख कर कोई चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर बीइंग एम्पैथेटिक. वर्ड लिखा है ना एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, एम्पैथी का मतलब यही होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या बना, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप्स ऑफ थिंकिंग पर क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. अगर आपको पता है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पूछा उन्होंने. ठीक है, आइए देखते हैं. यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी डेटा, किसी भी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, वन फाइन सोल्यूशन, वन बेस्ट सोल्यूशन, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट इसका उल्टा, किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकालना, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है. राइट. अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले आप एक बार ये वाला कंटेंट देखिए. अब अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि सिंगल बेस्ट सोल्यूशन कह दिया मैंने अभी बताया. अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगर हमें किसी भी चीज़ का कंक्रीट सोल्यूशन या क्विक डिसीजन लेना है, ठीक है, आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे अगर मुझे किसी भी प्रॉब्लम का कंक्रीट सोल्यूशन चाहिए या मुझे जल्दी सोल्यूशन चाहिए, क्विक डिसीजन चाहिए, तो मैं कन्वर्जेंट थिंकिंग पर जाऊंगी या डाइवर्जेंट. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इनडायरेक्ट. दूसरा, अगर किसी प्रॉब्लम की मदद से हम अपना सोचने का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या ऐसे समझो अगर हम किसी प्रॉब्लम से, किसी डेटा से अपना होराइजन एक्सपैंड करना चाहते हैं, यानी कि अपना सोचने का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो उस टाइम हम कौन सी थिंकिंग का यूज़ करेंगे, इसको भी आप क्या करोगे मुझे कमेंट में लिख कर बताओगे. ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं.
वर्ड लिखा है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है जहां पर हमें अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज जनरेट करने होते हैं। ये बात गलत कही है क्वेश्चन में। अनयूजुअल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, हमें एक करेक्ट, एक बेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, एक करेक्ट आंसर निकालना है। अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज नहीं चाहिए होते, वन फाइन रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर वन आपकी गलत हो गई। अब स्टेटमेंट नंबर टू कहता था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किस पर रिलाई करती है, नॉलेज एंड लॉजिक पे। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी मल्टीपल रिस्पॉन्सेस क्रिएटिविटी पर अप्लाई करती है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज नॉलेज या लॉजिक के मदद से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, उसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करेंगे। ठीक है ना, लॉजिकली हम उसका एक वन बेस्ट सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन जहां पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करें, वहां पर डाइवर्जेंट की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो हैं ये ऑपोजिट लिखे गए हैं, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड स्किल्स। अ टेस्ट इज ओनली वन सैम्पल, स्मॉल सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। क्या ये दोनों बातें सही बोल रहे हैं कि कोई भी टेस्ट जो है वो एक बच्चे की टोटल एबिलिटी, मतलब पूरी परफेक्ट पिक्चर नहीं शो करता उसकी एबिलिटीज और स्किल की? ये बात तो सही है। क्या आप एक टेस्ट की मदद से एक बच्चे की हर तरह की कैपेबिलिटी, हर तरह का स्किल सेट जो है वो मेजर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और अगर हम कर भी सकते हैं तो उसकी बाकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का क्या, उसके बाकी स्किल सेट का क्या, उसकी बाकी क्वालिटीज का क्या? और रीजन भी बिल्कुल सही दिया है कि एक टेस्ट जो है वो तो एक स्मॉल सैंपल है, मैंने अभी बताया, और चीज़ों को मेजर करने के लिए एक टेस्ट के जरिए हम नहीं मेजर कर सकते। राइट, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आ रहा है दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। राइट, टीचिंग के हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट होगा प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। राइट, ओके। रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन, an epistemological position that advocates the application of methods of natural sciences to the study of social reality and beyond refers to। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि ऐसी एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी बताइए जहां पर हम नेचुरल साइंसेस के मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पर? सोशल रियलिटी में। वहां पर किसकी बात हो रही है? क्या नेचुरल साइंसेस में फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस ऐसी चीज़ें आती हैं? ठीक है, अब कहते हैं कि जब इनके लॉज या इनकी कही हुई बातों को हम सोशल रियलिटी मतलब रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। राइट, आई होप सभी को पता है पॉजिटिविज्म एक ऐसा एक ऐसी एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है जहां पर हम ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात हो रही है, ये देखिए, अब आप कहोगे कि क्वेश्चन का आंसर जो है ये देखिए, यहाँ पर हम दुनिया को या सोशल रियलिटी को, वर्ल्ड को कैसे देखते हैं? ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। ठीक है, विदाउट एनी बायस देखते हैं, मेजरमेंट के थ्रू, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ पर भी तो एप्लीकेशन की बात हो रही थी। जो नेचुरल साइंसेस में लॉज या थ्योरीज यूज हुई हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में। तो हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि मैम वाई नॉट इंटरप्रेटिविज्म इज द राइट आंसर, और हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरप्रेटिज्म विल बी द राइट आंसर? तो इसका सिंपल सा कीवर्ड या सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं। अगर तो वो कहें कि आप यहाँ पर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने आई थिंक ऐड किया हुआ है, ये देखिए,
Interpretivism holds that humans construct knowledge as they interpret their experiences in the world. यहाँ पर जब ये interpretation वाला कीवर्ड यूज होगा तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरप्रेटिविज्म व्यू की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस बनते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिविज्म होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मैं समझूंगी वो डिफरेंट होगा, जिस तरीके से आप लोग समझोगे वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मेरा सोशल रियलिटी को इंटरप्रेट करने का तरीका डिफरेंट होगा, मैं उसे एक डिफरेंट मीनिंग अटैच करूंगी, आप उसे डिफरेंट मीनिंग अटैच करो, राइट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन की स्लाइड है एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी बट समहाउ वो पीडीएफ अपीयर नहीं हो रहा, दैट इज़ वाई स्लाइड्स में थोड़ा सा ऑलरेडी मार्किंग की हुई है। आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्वेश्चन 2022 एंड 23 जून के अटेम्प्ट में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, कहते हैं कि दोनों रिसर्चेज में सिमिलैरिटी क्या है। बोथ आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। डेटा रिडक्शन का मतलब जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं एवरीवन, तो डेटा बहुत सारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको समराइज करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, ये सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है, राइट। सो डेटा रिड्यूस होता है, डेटा रिड्यूस तो होता है बट उसका जो मीनिंग है वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हो तो जैसे हमारी MP4 की फाइल्स होती है, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, हम उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। जब हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो कंटेंट है, जो वीडियो है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाती है, ठीक है ना। कंप्रेस हो जाती है फाइल लेकिन उसका मीनिंग इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको डेटा रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यस, ये दोनों में आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन इन डेटा। ऑब्वियसली गाइस, डेटा में वेरिएशन तो होगी ना, आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो डेटा में वेरिएशन तो आएगी, तभी एक हमें एक सटीक कहते हैं ना, एक एक आंसर मिलेगा रिसर्च का, ठीक है, जो रिसर्च क्वेश्चन हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में बोथ ले एम्फोसिस ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सच्ची सच्ची बताना, ये जो कॉन्टेक्चुअल वर्ड है ये किसी पर्टिकुलर रिसर्च का कीवर्ड नहीं है। कंटेक्स्ट को हम स्टडी करते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव का कीवर्ड है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कंटेक्स्ट का, जो रिसर्च, जो इन्वायरमेंट है, जो जिस पर्टिकुलर एरिया में, इन्वायरमेंट में हम रिसर्च करें, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव का है, इसलिए काट दो, ये सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में। बोथ ले एम्फोसिस ऑन जनरलाइजेशन। आप भी कहोगे मैम ये तो क्वांटिटेटिव का है, ठीक है, ये भी नहीं होगा आंसर। बोथ आर कंसर्न विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन। तो यस, दोनों ऑब्वियसली रिसर्च कर ही क्यों रहे हैं, टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो A, B एंड E विल बी द राइट आंसर। आप शुरू में ही सी को अगर कट कर देते हैं, पर सी है ही नहीं इसमें, और डी को अगर डी से एलिमिनेट करना होता तो डी से भी आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करने दीजिए। आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है लिटरेचर रिव्यू करने का। फर्स्ट इज कि यू नीड टू नो दैट व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया। आपका रिसर्च एरिया है वेट गेन पर। आप गूगल स्कॉलर या कोई भी साइट पे जाकर, क्रेडिबल साइट पे जाकर देखोगे कि वेट गेन पर क्या क्या स्टडीज हुई हैं। हो सकता है लोगों ने वेट गेन से रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट्स बताए हों, ठीक है। फूड्स क्या क्या खाने, उस टाइम आपको क्या क्या डाइट फॉलो करनी है, उसके रिलेटेड रिसर्च आपको पता चलता है कि रिसर्च की गई है, ठीक है। डायबिटिक लोगों को क्या करना चाहिए उसके लिए बताया होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि बाकी लोगों ने उस एरिया में क्या क्या रिसर्च की है। तो यस, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, ए तो आना ही चाहिए। तो मैं सेकंड को काट दूं, बिल्कुल काट दीजिए। इट मे हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिक फ्रेमवर्क।
एनालिटिक फ्रेमवर्क, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या एरियाज में, वेट गेन के एरिया में रिसर्च की है, ठीक है, और मैं कौन से एरियाज पर रिसर्च कर सकती हूँ, ठीक है, किस किस पर नहीं हुई है, ठीक है। हो सकता है हार्ट पेशेंट्स या किसी पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कोई मतलब सफ़र कर रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए वेट गेन की कहते हैं ना, उसके रिलेटेड रिसर्च करूं, ठीक है। आप अपने एरिया को नीश डाउन भी कर सकते हो, क्या करते ही हो, ठीक है। तो यस, एनालिटिकल फ्रेमवर्क, इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। क्या ये बात भी सच है? ऑब्वियसली आप लोगों की स्टडीज पढ़ रहे हो, आपको पता चलता है क्या फाइंडिंग्स निकल कर आ रही हैं। इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू। ऑब्वियसली रिसर्च क्वेश्चंस, आपको रिसर्च गैप का पता चलता है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ABCD विल बी द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड ऐड की है जिसमें रीजंस या व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ डूइंग अ लिटरेचर रिव्यू वो दिए हुए हैं। आप इसको अपने नोट्स में और एक बार इसको रीड कर सकते हो। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, एंड पिन कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। एक मिनट रुकिएगा। आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इश्यूज दैट आर प्रॉब्लमैटिक इन ऑनलाइन सर्वेज। हमें सैम्पलिंग इश्यूज बताने हैं जो ऑनलाइन सर्वेज में पाए जाते हैं। मैनी पीपल यूज मोर देन वन ISP, जियो, एयरटेल। क्या आप सब लोग सिर्फ जियो का ही यूज करते हो इंटरनेट ISP? नहीं, आपके पास जियो का भी होगा, एयरटेल का भी होगा, ठीक है, प्रोबेबली किसी और का भी होगा, ठीक है। तो हो सकता है लोगों के पास होते हैं, आपका मोबाइल डेटा किसी और का होगा, कोई और सर्विस प्रोवाइडर होगा, घर पे किसी और का वाईफाई लगा होगा, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एवरी पर्सन हैज वन यूनिक ईमेल एड्रेस, ऐसा नहीं होता। मेरे खुद के 2-3 है, एक प्रोफेशनल है, एक पर्सनल है, ठीक है, और एक आपने किसी और पर्पस के लिए रखा होता है, ठीक है ना, राइट। पर ये तो गलत हो गई बात। काट दो बी, बी को काट दीजिए। वैसे अगर हम बी को काट दें तो सीधा आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, बट हम चेक कर लेते हैं। अ हाउस होल्ड में हैव वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर्स। आपका कंप्यूटर आप तो यूज करते ही हो, आपका भाई भी यूज कर सकता है, भाई के भाई का भाई दोस्त भी यूज कर सकता है, दोस्तों के दोस्त भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरनेट यूजर्स आर बायस्ड सैंपल। देखिए, ये बात जो बायसनेस की है ना, ये हमेशा रहेगी, ठीक है, चाहे इंटरनेट है चाहे कुछ भी है, ठीक है, ऑफलाइन भी है, ठीक है, वहां पर भी एक लेवल ऑफ बायसनेस जो है वो हमेशा रहती है। तो इसलिए ACD विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, which among the following is the open source software for data analysis? ओपन सोर्स का मतलब फ्री, प्रोप्राइटरी का मतलब पेड। यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है डेटा एनालिसिस का? आर लैंग्वेज, ठीक है। आर लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम डेटा एनालिसिस की फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो SPSS, मैटलैब और मिनी टैब है, ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किया होगा, यस। SPSS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैटलैब और मिनी टैब में मैंने एक छोटा सा डिफरेंस लिखा है, आपको हेल्प मिलेगी। मिनी टैब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने इंट्रोड्यूस किया था, और मिनी टैब जैसा जो ये सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है डेटा एनालिसिस का, पेड वाला। आप इसको ट्रायल वर्जन के लिए यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। ये बेसिकली कहाँ पर यूज होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस और एजुकेशन सेक्टर में मोस्टली यूज होता है। अब यहाँ पर जो यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होंगे? क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कहते हैं ना, किसी भी चीज को इम्प्रूव करने की अगर बात हम करें, ठीक है, तो मिनी टैब उसके लिए यूज होता है। एंड मैटलैब बेसिकली डिजाइन किया गया है साइंटिफिक रिसर्चेस और इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सूटेबल है हैवी कैलकुलेशन और कंप्यूटेशंस करने के लिए, ठीक है। आई होप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। बाकी आप पढ़ सकते हो इसमें, ओके।
तो रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट हमारा जो यूनिट है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चंस को फटाफट से डिस्कस करते हैं। नाउ when the primary function of communication is to convey new information, it is known as। अब communication जैसा यूनिट जो है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको नई नई मिलती हैं, मेक श्योर आप उसके प्रॉपर से नोट्स बनाएं, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट पेपर में एक ऑप्शन या क्वेश्चन में ही अपीयर हो जाए, तो आपको हेल्प मिले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। सो मेक श्योर डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज एंड मेक श्योर डू नॉट फॉरगेट टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। चलिए, यहाँ पर ऐसे फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है जहाँ पर हमें एक नई इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जा रहा है। अब अगर मैं देखूं सिंगल टास्क फंक्शन, ये नेम से ही मुझे पता चल रहा है कि ये सिंगल टास्क कुछ काम या टास्क के रिलेटेड है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। मेरा एजुकेटेड गेस कह रहा है। डिफरेंशियल फंक्शन भी, यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन आप कह सकते हो कि कुछ डिफरेंशिएटेड या कुछ अलग तरीके से बात की गई है, ये भी इसके साथ मतलब कहते हैं लिंक नहीं कर रहा। अब इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेफरेंशियल फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन हम रेफरेंस के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसा फंक्शन जहां पर हम एक से दूसरे पर्सन तक क्या कर रहे हैं, एक नई इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ना कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो रेफरेंशियल फंक्शन होता ही यही है कि व्हेन यू ट्राई टू कन्वे अ न्यू इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फोर्थ पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टर्म है सब्लिमिनल फंक्शन, इसकी मैंने एक स्लाइड ऐड की है, तो so pay very very good attention। the primary meaning of a subliminal message, subliminal communication का मतलब है कि यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन तो दे रहे हो रिसीवर को, ठीक है, और रिसीवर को इंफॉर्मेशन मिल भी रही है, लेकिन उसका जो एक्चुअल इंटेंट है, कहने का मतलब है you seek to transmit ideas या मैसेज बिलो पीपल्स नॉर्मल लिमिट ऑफ परसेप्शन। उनको मैसेज मिल भी रहा है, रिसीव हो रहा है, बट उनकी जो परसेप्शन लेवल है, ठीक है, वो उसको एक्चुअली ट्रेस नहीं कर पा रही है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी अटैच किया, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पेप्सी ने एक हैलोवीन एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया था जहां पर एडवर्टाइजमेंट स्लैंडरिंग कोक मतलब कोक को मॉक करने की कोशिश की थी। बेसिकली एक कंपनी दूसरी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो पेप्सी ने भी वही किया, उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट में कोक की तरह ड्रेसअप किया, ठीक है, और कहा कि ये बहुत स्कैरी है, ठीक है। तो मजाक उड़ाया कि कोक कॉस्ट्यूम जो है वो बड़ा ही स्कैरी है। अब कोक चुप थोड़ी ना बैठता, राइट। तो कोक ने क्या किया, कोक ने भी सेम पिक्चर यूज़ की पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट की, पेप्सी ने जो यूज़ की थी, और उसके साथ ये लिखा कि हर कोई ना ट्रू हीरोज को और अपने, कहने का मतलब है अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने की कोशिश करता है, बट इट्स वेरी हार्ड टू बी समवन लाइक अस। तो उन्होंने भी उनको मिमिक किया, उन्होंने भी उनको मॉक करने की कोशिश की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पेप्सी और कोक आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग हैं, लोगों को, हर पर्सन को नहीं पता होगा कि प्रोबेबली कोक और पेप्सी आपस में कर क्या रहे हैं। इनकी जो एडवर्टाइजमेंट में ये जो एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को एक मैसेज रिसीव हो रहा है, लोगों को एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो रही है, उनको अट्रैक्टिव सी होर्डिंग्स, उनको अट्रैक्टिव सी एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, तो वो उससे इम्प्रेस होकर कोक और पेप्सी खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर उनकी नॉर्मल लिमिट ऑफ परसेप्शन का मतलब है कि उनकी परसेप्शन के नीचे उनको ये आइडिया परसीव हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट, कि हमें वी हैव टू लाइक बाय इट और एनीथिंग, बट एक्चुअल में क्या है, दे आर ट्राइंग टू मॉक ईच अदर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको।
One of the four maxims of conversation, quantity maxim reflects the right amount. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैक्सिम्स ऑफ कॉन्वर्सेशन की बात कर रहा है. मैक्सिम्स ऑफ कॉन्वर्सेशन मतलब जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कॉन्वर्सेशन में हमें ध्यान रखने चाहिए. तो ये फोर मैक्सिम्स हैं जो HP ग्राइस ने अपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में दिए थे एज मैक्सिम्स ऑफ कॉन्वर्सेशन में. चार हैं: क्वांटिटी, रेलेवेंस, मैनर एंड क्वालिटी. क्वांटिटी का मतलब क्या है? आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, राइट, कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मत बोलो और बहुत कम भी मत बोलो, उतना बोलो जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, राइट. क्वांटिटी का मतलब ये है इनफ इंफॉर्मेशन दो पर ज़रूरत से ज़्यादा ना दो. रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब है जो टॉपिक पूछा उससे रेलेवेंट बात करो, इधर उधर की बातें मत करना शुरू कर दो, ठीक है, वो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के एस्पेक्ट में नहीं आता. मैनर, आप जो भी चीज़ बता रहे हो या जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत क्लियरली बात करनी है, घुमा के बात नहीं करनी सो दैट सामने वाले को समझ ही ना आए, ऐसा नहीं करना, राइट. क्वालिटी, वट एवर द कॉन्टेंट यू आर कन्वर्सिंग विद द अदर पर्सन वो झूठ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस, ठीक है, डू नॉट लाई, यही बात कही है उन्होंने, ठीक है. सो यहाँ पर किस मैक्सिम की बात हो रही है? क्वांटिटी मैक्सिम, मतलब अमाउंट की, कितनी बात करनी है. तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? राइट अमाउंट ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन की तो बात हो रही है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग contextual फैक्टर्स डिटर्मिन द मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर? कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स मतलब बाहरी फैक्टर्स, राइट. बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो एक कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है. जैसे कम्युनिकेशन कहाँ की जा रही है, किस टाइम पर की जा रही है, किसके साथ की जा रही है, ठीक है, वही फैक्टर्स देखना ऑप्शंस में लिखे होंगे. फर्स्ट इज फिजिकल लोकेशन, ऑब्वियसली कहाँ की जा रही है, एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग में की जा रही है, एक शादी पे की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है. पार्टिसिपेंट्स, किनके साथ कर रहे हो, इट अफेक्ट्स. यस. प्रिसीडिंग इवेंट्स, प्रिसीडिंग इवेंट्स का मतलब है कम्युनिकेशन करने से पहले कौन सा इवेंट हुआ, कोई हैप्पी मोमेंट, कोई सैड मोमेंट, एक्सेट्रा. नॉन फंक्शनल गोल्स, ये जो वर्ड है ना नॉन फंक्शनल गोल्स, ये आपका कंटेक्सचुअल फैक्टर नहीं है. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. आई होप सभी ने कम्युनिकेशन के फीचर्स पढ़े होंगे और उसमें सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि हम यहाँ पर किसी पर्पस या किसी गोल के तहत एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है. एब्सेंस ऑफ ऑडियंस, अगर ऑडियंस ही एब्सेंट होगी तो बात किससे करेंगे, ठीक है. तो ABC विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फील्ड ऑफ प्रॉक्सिमिक्स? क्या सभी को प्रॉक्सिमिक्स पता है? स्पेस एंड डिस्टेंस की बात जहां पर की होती है. स्पेस एंड डिस्टेंस एज इन आप अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हो, राइट. अपने मदर, फादर, सिबलिंग्स, उनसे बहुत अटैच्ड हो, ठीक है. प्रॉक्सिमिक्स मतलब डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा, आप उनके उनसे बहुत क्लोज हो. जहाँ पर मैं एक फ्रेंड की बात करूँ, एक कलीग की बात करूँ, आप उनसे उतना अटैच नहीं होते. जो बात आप अपने क्लोज्ड वन से कर सकते हो, नियर एंड डियर वन से कर सकते हो, वो आप अपने कुछ एक्वेंटेंसेस या कलीग के साथ नहीं कर सकते हो. दैट्स वेरी ऑब्वियस, राइट. अब यहाँ पर प्रॉक्सिमिक्स से रिलेटेड वर्ड्स निकालने हैं. पहला, अब पर्सनल स्पेस, ये तो सीधा सीधा वर्ड आ जाएगा, ठीक है. डी आएगा. टेरिटोरियल, टेरिटोरियल मतलब डिस्टेंस, टेरिटरी से रिलेटेड, कहाँ रहता है वो पर्सन, ये भी आएगा, ठीक है. क्राउडिंग, अब आप कहोगे क्राउडिंग नहीं है. अगर आप क्राउडिंग का मीनिंग चेक करो ना, गूगल करो, तो क्राउडिंग का मतलब होता है कि बेसिकली जब इट्स ऐसे कह सकते हो कि कोई आपके बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको कह रहे हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, ठीक है. फिजिकली वो ही इज ट्राइंग टू कम नियर यू एंड यू विल बी लाइक कि नहीं आई नीड सम स्पेस एंड ऑल दैट, इस तरीके से. ये भी आपकी स्पेस और डिस्टेंस से ही रिलेटेड बात करता है, ठीक है. तो BCD विल बी द राइट आंसर.
ये देखिए, द अमाउंट ऑफ स्पेस वी लीव बिटवीन द अदर पर्सन एंड आवरसेल्फ कैन सिग्नल आवर लेवल ऑफ ट्रस्ट और रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ठीक है, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपके क्लोज आने की कोशिश करता, आपका जो स्पेस है, आपका पर्सनल स्पेस जो है, उसको क्या करने की कोशिश करता है, उसको उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, व्हेन यू डोंट वांट इट, दैट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग। ठीक है, इसीलिए क्राउडिंग आया। लास्ट क्वेश्चन फॉर today's session is, according to Buddhism, linguistic communication should be used to adopt moral stance. अब ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन का मिक्स आ गया। ठीक है, अगर आपने बुद्धिज्म एरा यानी कि वो पढ़ा होगा, तो आप ये क्वेश्चन इजीली जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वो कहते हैं, बुद्धिज्म की जो स्टडी है वो ये कहती है, सॉरी, बुद्धिज्म का जो रिलीजन है, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज टू अडॉप्ट मॉरल स्टांस। ये बात बिल्कुल सही है, राइट। Critical introspection is not preferred by Buddhist as a part of intrapersonal communication। ये गलत है। बुद्धिस्ट जो हैं वो आपको कहते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट हु यू आर, व्हाट इज योर पर्पस, सेल्फ के बारे में वो आपको कहते हैं, मोटिवेट करते हैं टू नो ईच अदर। पर्सनल ग्रोथ पर दे ट्राई टू पुट इन्फ्लुएंस, ठीक है, इम्पैक्ट, सैल्वेशन, एनलाइटनमेंट, इन सब चीज़ों की बात बुद्धिज्म करता है। तो ये नॉट जो है ये गलत हो जाएगा, इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। So these were all the questions, everyone. I hope you liked this session. It was a value addition for you. Next session में हम बाकी के units को target करेंगे. I hope you like it. And if you like the efforts, do like the session. Hit on the comments. Do comment for any feedback or any doubt if you have. Till then, wish you guys a very happy learning.